सभी एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी का दबदबा। बीजेपी को 64 से 67 सीटें, सपा कांग्रेस को भी फायदा, बसपा के केवल खाता खुलने की आस अधूरी। गोरखपुर में गोरखधाम मंदिर पहुंचे सीएम योगी। मंदिर में सीएम ने गायों को खिलाया हरा चारा। बारिश के बीच बच्चों ने सीएम से की मुलाकात। जम्मू के अखनूर में बस हादसे में मारे गए लोगों का हुआ अंतिम संस्कार। अलीगढ़ में 12 शवों का हुआ अंतिम संस्कार। लखनऊ के ठाकुरगंज में बदमाश और पुलिस की मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली, भेजा गया अस्पताल। बदमाश बबलू पर दर्ज है 18 आपराधिक केस। झांसी में पारिवारिक कलह, खौफनाक कांड। पति ने पत्नी और मासूम को उतारा मौत के घाट, बाद में खुद फांसी लगाकर दी जान। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से मौत का तांडव। कानपुर में 58 लाशों से पोस्टमार्टम हाउसफुल। काशी में अंतिम संस्कार के लिए लाशों की लंबी कतार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से, जहां पर सभी एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी का दबदबा। यूपी में बीजेपी को 64 से 67 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में सपा और कांग्रेस को भी फायदा, बसपा के खाता खुलने की आस अधूरी का अनुमान। सभी एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी का दबदबा। यूपी में बीजेपी को 64 से 67 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में सपा और कांग्रेस को भी फायदा, बसपा के खाता खुलने की आस अधूरी का अनुमान। सभी एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी का दबदबा। यूपी में बीजेपी को 64 से 67 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में सपा और कांग्रेस को भी फायदा, बसपा के खाता खुलने की आस अधूरी का अनुमान। तो सभी एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी का दबदबा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं, वहां पर यूपी में बीजेपी को 64 से 67 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं एग्जिट पोल में सपा और कांग्रेस को भी फायदा है, लेकिन बसपा के खाता खुलने की आस अधूरी का अनुमान जताया जा रहा है। सभी एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी का दबदबा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो जिस तरीके से चुनाव संपन्न हो गए हैं, अब सिर्फ नतीजों का इंतजार है और इसी बीच जिस तरीके से एग्जिट पोल पर अनुमान जताया जा रहा है, उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। हालांकि सपा और कांग्रेस के गठबंधन को भी कहीं न कहीं फायदा मिलता हुआ देखा जा रहा है। बिल्कुल अवंतिका, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की खासकर बात करते हैं तो लगभग 80 सीटें हैं और 80 प्रत्याशियों की किस्मत जो है अब ईवीएम में पूरी तरीके से कैद हो चुकी है। एग्जिट पोलों की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 60 से ऊपर जो है एग्जिट पोल जो है वो बढ़त दिखाते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का एक बड़ा गठबंधन हुआ था उत्तर प्रदेश में, दो युवा जो है साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, तो लगभग 17 सीटें कांग्रेस के पास में थी, 63 सीटें के आसपास जो है वो समाजवादी पार्टी के पास में थी। तो जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में इन्होंने मेहनत की है, उत्तर प्रदेश में जाकर के अपनी वोट मांगा है, तो लेकिन वो सब दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो एग्जिट पोल है वो बहुत ज़्यादा अंतर दिखा नहीं रहा। 2019 के जिस तरीके से चुनाव में हुए थे, 2019 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त हासिल हुई थी, ऐसा ही कुछ इस बार भी देखने को मिल सकता है। लेकिन साफ है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में आकर के अवंतिका कांग्रेस और सपा एक साथ लड़ती हुई नजर आई थी, और इसके साथ साथ 2019 की हम थोड़ी रणनीति की अगर हम बात करते हैं तो उस समय समाजवादी पार्टी के साथ में बसपा हुआ करती थी, जहां पर बसपा को 10 सीटें मिली हुई थी, तो ये वो महत्वपूर्ण हुआ करता था। लेकिन इस बार के हम एग्जिट पोल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बसपा का कहीं खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब समाजवादी पार्टी के साथ में मिल करके आप चुनाव लड़े थे तो आपको 10 सीटों का फायदा कहीं नहीं हुआ था। समाजवादी पार्टी के खेमे में 3 सीटें आई थी 2019 के चुनाव में।
इसके साथ ही साथ अगर बात करते हैं वही हाल 2014 में भी देखने को मिला था। 14 में अरविंद केजरीवाल या बनारस से चुनाव लड़े थे, तो बहुत सी चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन माहौल बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो एग्जिट पोल जो कह रहे हैं बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। यानी एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो 400 के पार अभी से दिखाना शुरू कर दिए हैं। तो ये जो एग्जिट पोल है तो इस तरीके से देखा जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश का रास्ता जो है जरूर केंद्र तक जाता है, तो ये सच है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही अधिकतर प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो ये माना जाता है कि जिस तरीके से ये रास्ते हैं, इन 80 सीटें हैं, महत्वपूर्ण सीटें उत्तर प्रदेश की, इन सीटों पर कितनी लड़ाई बची रह गई है कि वो 4 तारीख के बाद ही कंफर्म होगा, लेकिन एग्जिट पोल बहुत कुछ कहते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। और वहीं देखा जाए तो संदीप, जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजों में यूपी में अगर खास तौर पर बात की जाए तो एनडीए को यानी कि बीजेपी को बहुमत मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि बात ये भी सामने आ रही है कि सपा और कांग्रेस को भी फायदा मिल रहा है, लेकिन जानकारी ऐसी भी है कि समाजवादी पार्टी इन एग्जिट पोल्स के जो भी नतीजे हैं उन्हें सिरे से नकार रही है। समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं से ये कह रही है कि वो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तो देखा जाए तो विपक्ष इन नतीजों को नकारती हुई भी एक और नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे विपक्ष जो है पूरी तरीके से एग्जिट पोल पे पूर्ण विश्वास नहीं कर रहा है। हालांकि कल जो है दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ बैठक हुई है, ये काफी महत्वपूर्ण बैठक थी। वजह ये थी कि जिस तरीके से एग्जिट पोलों पर कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन कह सकते हैं कि पूरा इंडिया गठबंधन है, वो लगातार जो है इस पर उनके प्रवक्ता जो है बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि इस पर जो है ये बात क्लियर हुई, कल रात में क्लियर हुई, जब खड़गे की बैठक में सभी पहुंचे हुए थे, जहां पर अखिलेश यादव पहुंचे हुए थे, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए थे, और महाराष्ट्र से पहुंचे थे, बिहार से पहुंचे हुए थे। तो कई राज्यों से जो है वो बड़े नेता हैं वो वहां पर पहुंचे हुए थे इंडिया गठबंधन को लेकर खास तौर पे। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दे की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के अंतर्गत अभी तक कोई एग्जिट पोलों पर विश्वास करता हुआ नजर नहीं आ रहा, कहीं इससे दूरी बनाने के लिए तैयार थे। हालांकि अपने डिबेट चैनलों पे जो डिबेट होती है उस पर भी प्रवक्ता भेजने को तैयार नहीं थे, लेकिन उसके बाद जब कई बातें स्पष्ट हुई हैं तब जाकर के कहीं ये हुआ है कि ठीक है प्रवक्ता भेजे जाएंगे। लेकिन जो एग्जिट पोल हैं इन पे विश्वास जो है विपक्षी पार्टी नहीं करती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल। और साथ ही देखने वाली बात होगी, और नतीजों में भी बेहद कम समय रह गया है। बहुत शुक्रिया संदीप आपका अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि एग्जिट पोल के जिस तरीके से अनुमान सामने आ रहे हैं, हालांकि उन अनुमानों का विपक्ष सिरे से नकारता हुआ देखा जा रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि एग्जिट पोल्स के जो अनुमान हैं वो आखिर कितने सच और कितने सटीक साबित होते हैं। फिलहाल अब नतीजों में कुछ ही वक्त का समय रह गया है। 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे और देखने वाली बात होगी कि केंद्र में इस बार किसकी सरकार होगी। और अगर यूपी की बात की जाए तो जैसे कि अमूमन कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। यूपी में एग्जिट पोल्स की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। करीब 64 से 67 सीटें बीजेपी को मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर सपा और कांग्रेस को भी इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है कि सपा और कांग्रेस को भी फायदा हो रहा है। हालांकि बसपा के लिए एक भी सीट जीत पाना मुश्किल है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। तो वही बात करते हैं अलीगढ़ की, जहां पर जम्मू में बस दुर्घटना मामला, मृतकों के शव एक साथ गांव पहुंचे। मृतकों के एक साथ गांव पहुंचे 11 शव। जम्मू से अंडमान एक्स से 11 मृतकों के शव को लाया गया। ट्रेन द्वारा अलीगढ़ के 11 मृतकों के शवों को लेकर आया प्रशासन। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने शवों को किया रिसीव। और वहीं मथुरा से भारी सुरक्षा के बीच शव को अलीगढ़ के लिए रवाना किया गया। एम्बुलेंस के द्वारा सभी शवों को अलीगढ़ रवाना किया गया। मृतकों के परिजनों के साथ एम्बुलेंस से भेजे गए हैं सभी शव। यूपी और केंद्र सरकार ने 2-2 लाख रुपए मुआवजे की भी घोषणा की है। कैबिनेट मंत्री मौजूद रहकर कराएंगे सभी शवों का अंतिम संस्कार। जम्मू के अखनूर में हुए बस हादसे के मृतकों के शव मथुरा पहुंचे। जम्मू से अंडमान एक्स से 11 मृतकों के शव मथुरा स्टेशन पहुंचे। ट्रेन द्वारा अलीगढ़ के 11 मृतकों के शवों को लेकर आया प्रशासन।
जम्मू के अखनूर में हुए बस हादसे में मृतकों के शव मथुरा पहुंचे। जम्मू से अंडमान एक्स से 11 मृतकों के शव मथुरा स्टेशन पहुंचे, जहां पर ट्रेन द्वारा अलीगढ़ के लिए 11 मृतकों के शवों को लेकर पहुंचा प्रशासन। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे के बारे में आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा आज। सीएम योगी ने सुबह मंदिर में की पूजा अर्चना। सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में किया भ्रमण। सीएम योगी भ्रमण के दौरान बच्चों से भी मिले। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया भ्रमण। सीएम योगी भ्रमण के दौरान बच्चों से भी मिले। सीएम योगी ने बच्चों को बुलाकर चॉकलेट दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में की गौ सेवा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर दौरा, जहां मुख्यमंत्री ने सुबह मंदिर में की पूजा अर्चना। पूजन अर्चन करने के बाद मंदिर में मुख्यमंत्री ने किया भ्रमण। सीएम योगी भ्रमण के दौरान बच्चों से भी मिले। सीएम योगी ने मंदिर का किया भ्रमण। गोरखनाथ मंदिर का सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया भ्रमण। सीएम योगी भ्रमण के दौरान बच्चों से भी मिले और उन्होंने बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें चॉकलेट भी गिफ्ट की। मंदिर में मौजूद रहे सीएम योगी और इस दौरान उन्होंने मंदिर में गौ सेवा भी की। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों से मुलाकात करते हुए उन्हें चॉकलेट देते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद वो गौ सेवा करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने गायों को हरा चारा खिलाकर उनको दुलार भी किया। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गौ सेवा केंद्र में है मुख्यमंत्री। यहाँ पर उन्होंने गायों को हरा चारा खिलाया और साथ ही उनको दुलार भी किया। तो वहीं अब हम चर्चा करेंगे केडीए से मेल भूमाफिया का खेल पर, जहां पर कानपुर विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारी जिस पर मेहरबान हो जाए उस भूमाफिया को धनवान बना सकते हैं, पर चाहे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान ही क्यों ना हो। अब केडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहरबानी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बहुमंजिला इमारत बनवाने वाले मोहम्मद शफीक पर बरस रही है, जहां पर भूमाफिया वीआईपी रोड पर बने पवार हाउस के सामने वक्फ की लगभग 550 वर्ग गज जमीन पर नियमों को ताक पर रखकर 5 बहुमंजिला इमारत को लगभग 80% तक का निर्माण पूरा करा चुके हैं। देखिए ये हमारी खास पेशकश। केडीए से नहीं डरता भूमाफिया, अधिकारियों की शह के कारण मोहम्मद शफीक। 2 बार सील हुई इमारत पर धड़ल्ले से हो रहा निर्माण। वक्फ बोर्ड और केडीए के अधिकारी सरकार को लगा रहे राजस्व का चूना। वक्फ की जमीन पर मानक के विपरीत तन गई बहुमंजिला इमारत। वीआईपी रोड पर लगभग 550 वर्ग गज से अधिक वक्फ की जमीन पर कब्जा। वक्फ की संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग करने की जिम्मेदारी आईआईटी कानपुर को दी गई थी। सभी संपत्तियों को खोजने के लिए संस्थान उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के लिए काम कर रहा है। इस मैपिंग का उद्देश्य वक्फ की संपत्तियों पर कितने कब्जे हुए हैं। इसके बाद भी शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में जमकर खेल हुआ है, जिसमें पहले तो कब्जे किए गए और उसके बाद उन जमीनों पर अवैध निर्माण भी हुए। आप जिस वक्फ के बारे में चर्चा कर रही हैं, वक्फ संख्या आई 1453 है, जो बीआईपी रोड पे स्थित है। इस पे 10 फरवरी 2023 को सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा अनुमति प्रदान की गई थी प्रशासक को कि आप इस पे 15 फ्लैट्स
फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर मिला के बना सकते हैं। उसके साथ साथ आपको पार्किंग का भी निर्माण करना होगा। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई निर्माण करते हैं तो पृथक से आपको बोर्ड से अनुमति प्राप्त करनी होगी। संज्ञान में आया है कि उनके द्वारा मानकों के हिसाब से निर्माण नहीं किया जा रहा था, जिसके क्रम में कानपुर विकास प्राधिकरण ने उक्त भवन को सील कर दिया है। और जो संज्ञान में आया है कि इनके द्वारा जो बोर्ड द्वारा शर्तें निर्धारित की गई थी उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है, उसका हम शीघ्र ही जांच करा के और जैसी भी स्थिति पाई जाती है उस वक्त संपत्ति पे और इनके प्रशासक के विरुद्ध कार्रवाई हेतु वक्फ बोर्ड को संस्तुति की जाएगी। नहीं, वक्फ की प्रॉपर्टी को बिल्कुल खरीद नहीं सकता, ना कोई खरीद सकता ना बेचा जा सकता है। इसका उपयोग एक जन सामान्य के हित में किया जा सकता है। नहीं, अगर बेचने का कोई संज्ञान आएगा तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी इस वक्फ संपत्ति में बेचने का कोई प्रकरण हमारे संज्ञान में नहीं आया है। बहरहाल वक्फ संपत्ति के नाम पर पदाधिकारियों ने समय समय पर वारे न्यारे किए हैं। वहीं योगी सरकार ने कुछ समय पहले वक्फ बोर्ड की कब्जा की गई संपत्तियों पर कड़ा रुख अख्तियार करने का फैसला लिया था। बहरहाल के न्यूज आपको वक्फ बोर्ड की जमीन का चौंकाने वाला मामला दिखाने जा रहा है। वैसे तो वक्फ की जमीन अल्लाह के नाम पर होती है और जमीन को गरीबों के रहने और उनके गुजारा करने की प्रथा है। केडीए पूर्व में भी कार्रवाइयां करती आ रही है। अगर ऐसा लगता है कि किसी के द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा है और सील बिल्डिंग के बाद भी यदि निर्माण किया जाता है तो उसके आगे की जो भी कार्रवाइयां हैं और जो हमारा एक्ट कहता है उसके अनुसार कार्रवाइयां की जाएंगी। और यदि लगता है इसमें किसी कर्मचारी या अधिकारी के द्वारा भी गलती की जा रही है तो उसके ऊपर भी कार्रवाइयां प्राधिकरण करेगा। अब चूंकि पूरी पत्रावली देखने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इसमें क्या क्या कार्रवाइयां हुई हैं। जो भी कार्रवाइयां एक्ट कहता है उसमें प्रभावी कार्रवाइयां की जाएंगी। इसमें प्राधिकरण द्वारा जो भी अग्रिम जो भी चीजें हैं पॉसिबल हैं और जो चीजें किया जाना चाहिए उसको कराई जाए। नहीं, जैसा कि आपने बताया कि अभी सील हुई है बिल्डिंग, पहले भी हो सकता है सील कराई गई है, क्योंकि पूरी प्रकरण को फाइल देखना पड़ेगा और संज्ञान में आने पर ही सीलिंग की कार्रवाई इसमें की गई होगी। लेकिन उसके बावजूद अगर वहाँ पर कोई ऐसी चीजें की जाती है जो सीलिंग के विरुद्ध है तो तत्पश्चात उस जो कार्रवाइयां होनी चाहिए वो कार्रवाइयां कराई जाएं। आपको बता दें कि इस जमीन को ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है, मगर केडीए के अधिकारी और कर्मचारी भू माफिया पर इस तरह मेहरबान हुए कि बिना नक्शे के इमारत बनकर तैयार हो गई। के न्यूज पर इस खबर की ब्रेकिंग चली तो आनन फानन में केडीए ने बिल्डिंग को सील कर दिया, मगर हद तो तब हुई जब सीलिंग के बावजूद भी बिल्डिंग लगभग 80% तक बनकर तैयार हो गई। दोबारा इस जमीन पर इलाकाई लोगों ने शिकायत की और फिर खानापूर्ति करते हुए केडीए ने इसे दोबारा सील कर एफआईआर दर्ज करवाने की बात कही। मगर जब केडीए मेहरबान है तो किसकी हिम्मत जो कुछ कर सके। वहीं जब के न्यूज टीम मौके पर पहुंची तो भी लोग सील पट्टी को हटाकर आते जाते दिखे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सरकार को होने वाले करोड़ों के नुकसान से बचाया जाएगा या फिर भूमाफिया पर मेहरबानी जमीन को मनमाफिक तरीके से बेचा जाएगा। वक्फ बोर्ड और कानपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिली भगत से कानपुर शहर में सरकार को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि साल भर पहले मेरे पीछे जो बिल्डिंग बनी हुई है, इस बिल्डिंग को वक्फ बोर्ड द्वारा पास किया गया और नक्शे के अनुसार बनाने के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण को जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन भू माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि इस बिल्डिंग को बिना नक्शे के ही बनाया जा रहा है। केडीए के संज्ञान में मामला आया तो इस पर सीलिंग कार्रवाई करी गई। सीलिंग कार्रवाई के बाद भी इस बिल्डिंग पर लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा है और लोग जो है अभी भी इस बिल्डिंग में रह रहे हैं। भू माफिया के हौसले इस तरीके से बुलंद हैं कि केडीए के आला अधिकारी इस पूरी मिली भगत में ये जो इमारत है बहुमंजिला, इसको तैयार करने में जुट गए हैं। अब कहीं ना कहीं से प्रेशर डाला जा रहा है कि इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से बनकर तैयार कर दिया जाए। 80% ये बिल्डिंग जो है बनकर तैयार हो चुकी है और सीलिंग के बावजूद भी इसमें जो निर्माण की कार्रवाई है वो की जा रही है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि वक्फ बोर्ड और केडीए द्वारा क्या इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा या फिर भू माफिया को संरक्षण देकर इस बिल्डिंग में बन रहे अपार्टमेंट में को बेचने में वो सफल हो पाएगा। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट।
तो केडीए से मेल और भू माफिया के खेल पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी सारिका गुप्ता भी जुड़ी हुई हैं, जिनसे हम अतिरिक्त और अधिक जानकारी लेंगे। सारिका, आपका रुख करना चाहेंगे और आपसे जानेंगे कि जिस तरीके से 80% तक ये बिल्डिंग का जो निर्माण कार्य है वो पूरा कर लिया गया है, हालांकि उसे सील किया गया है, लेकिन इस बिल्डिंग को सील करने के बावजूद देखा जाए तो कार्य जो है वो किया जा रहा है। क्या अभी तक जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने इस मामले पर अभी तक उनकी नजर नहीं गई है? क्या उन्होंने इस मामले की कोई सुध नहीं ली है? लगातार जिस तरीके से मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करी और इस बिल्डिंग को खोज कर निकाला है, तो मैं बता दूं कि ये जो जमीन है ये वक्फ बोर्ड की जमीन है और वक्फ बोर्ड की जमीन को ना ही बेचा जा सकता है और ना ही खरीदा जा सकता है। वक्फ बोर्ड की विशेष अनुमति लेकर इस जमीन पर निर्माण कराया जाता है। और पहले तो जो भूमाफिया है उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन से इसका निर्माण का परमिशन ली, अनुमति ली और उसमें बाकायदे उन्होंने यह अनुमति ली कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर के साथ पार्किंग बनाई जाएगी। लेकिन उसके अलावा अगर उन्होंने किसी और विभाग से अनुमति लेनी चाहिए तो वो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वक्फ बोर्ड में लगाने पड़ेंगे। ये एक प्रावधान था जिसकी अनुमति भूमाफिया द्वारा ली गई वक्फ बोर्ड से, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद थे कि बिना नक्शा पास करवाए मानक के विपरीत जो है इस बिल्डिंग को बनाकर तैयार कर दिया गया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बिल्डिंग 5 माले की बिल्डिंग है जो बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ना ही इसमें पार्किंग है और ना ही जो मानक कहे गए थे उनका यहाँ पे पालन किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि रातों रात या फिर ये कह सकते हैं कि चुनाव का समय चल रहा है और ऐसे में केडीए के आला अधिकारी और कर्मचारी का संरक्षण भूमाफियाओं को प्राप्त है। और वही वजह है कि वीआईपी रोड में ये जो बिल्डिंग है ये बनकर लगभग 80% तक तैयार हो चुकी है। और इसके बाद जब केडीए जागा और केडीए के अधिकारियों से इस बिल्डिंग को लेकर शिकायत करी गई तो केडीए के आला अधिकारियों ने आनन फानन में आकर इस बिल्डिंग को सील कर दिया। साल भर पहले भी इस बिल्डिंग को सील किया गया था, लेकिन सीलिंग के बावजूद भी इस बिल्डिंग का निर्माण जो है हो रहा था। तब के आला अधिकारियों की नजर इस पर नहीं पड़ी, कहीं ना कहीं अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है इस भूमाफिया को। और उसके बावजूद भी जब दोबारा शिकायत हुई तो फिर केडीए के आला अधिकारियों ने इस बिल्डिंग को सील कर दिया। लेकिन अभी भी जब मैं वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंची तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पट्टा हटाकर अंदर का निर्माण कार्य हो रहा है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बकायदे ये जो भूमाफिया है इसके हौसले बुलंद है, जिसके कारण क्योंकि केडीए के जो अधिकारी उनका संरक्षण प्राप्त है, इसी के कारण वो डर नहीं रहा है और लगातार निर्माण कार्य हो रहा है। हालांकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करी। वक्फ बोर्ड के जिला कल्याण अधिकारी जो है अल्पसंख्यक के पवन कुमार सिंह से मैंने जब बात करी तो उन्होंने कहा कि इसकी बिल्डिंग की वो जांच करेंगे और जांच करने के बाद वक्फ बोर्ड को इसकी रिपोर्ट सौंपेंगे। बिल्कुल, यानी कि सारिका देखा जाए तो जब भी अधिकारियों के पास जा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं तो वो बस जांच का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर धरातल की स्थिति की बात की जाए तो किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगाया गया है, कुछ भी नहीं किया गया है और लगातार जो निर्माण कार्य है भूमाफिया के द्वारा वो लगातार कराया जा रहा है। और देखा जाए तो बिल्डिंग सील है, लेकिन उसके बावजूद जो भूमाफिया है वो कार्य लगातार करवा रहा है। बहुत शुक्रिया सारिका आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे, जहां पर जिस तरीके से केडीए ने एक बिल्डिंग को सील कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद जो कार्य है, निर्माण कार्य है वो लगातार किया जा रहा है। जब जिम्मेदार अधिकारियों से इसकी बातचीत की गई तो उन्होंने बस जांच का हवाला देकर बात को वहीं खत्म कर दिया। बढ़ते हैं खबरों में आगे, बात करते हैं रायबरेली की, जहां पर युवती ने खाया जहरीला पदार्थ, पुलिस से प्रताड़ित होकर जहर खाने का आरोप। वहीं दरोगा अनिल तोमर दे रहा था जेल भेजने की धमकी। आईसीआईसीआई बैंक में क्लर्क है युवती रुचि सिंह, स्कूटी से हुआ था रुचि सिंह का एक्सीडेंट। तो मामले में पीड़िता को परेशान कर रहा था दरोगा। आईसीआईसीआई बैंक में क्लर्क है युवती रुचि सिंह, स्कूटी से हुआ था एक्सीडेंट। मामले में पीड़िता को परेशान कर रहा था दरोगा। और बात करते हैं बागपत के, जहां पर मामूली कहासुनी में खूनी संघर्ष। दबंग युवकों ने किया एक युवक पर हमला, जहां पर लाठी, डंडों और धारदार हथियार से किया हमला। मृत समझकर छोड़कर फरार हुए दबंग। खूनी संघर्ष का लाइव वीडियो हुआ वायरल। खबर बागपत से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दबंग युवकों ने किया एक युवक पर हमला, लाठी, डंडों और धारदार हथियार से किया हमला।
खबर रायबरेली से, जहां पर अपराधों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे थानेदार, दबंग दंपत्ति का वीडियो हुआ वायरल। अपराधों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे थानेदार, दबंग दंपत्ति का वीडियो हुआ वायरल, जहां दंपत्ति ने महिला युवतियों को किया लहूलुहान। दंपत्ति पर महिला के कान फाड़ने का लगा आरोप। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच में जुटे। घायलों को स्थानीय लोगों ने पहुंचाया सीएचसी। सीतापुर से खबर, जहां पर परिवहन की बस में अचानक लगी आग, आग की चपेट में आकर बस बनी आग का गोला। सीतापुर से खबर, परिवहन की बस में अचानक लगी आग, आग की चपेट में आकर बस बनी आग का गोला। आग में जलती बस को देख इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम। आग में जलती बस को देख इलाके में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम। और बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र में एक युवती को कार में बैठाकर 3 दोस्तों ने ट्यूबवेल पर ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने का मामला प्रकाश में आया है, जहां पर पुलिस ने पीड़िता की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मामला बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां शहर क्षेत्र के एक इलाके के रहने वाली युवती ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसके साथ 3 युवकों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। युवती द्वारा थाने पर तहरीर दी गई, जिसमें उसने बताया कि उसके पूर्व परिचित 3 युवक थे जिनके साथ वो गई हुई थी। बाद में उन्होंने उसके साथ यौन दुर्व्यवहार किया। इस संबंध में थाने पर सुसंगत धाराओं में भी पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है और अगली वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।